सिंह आफ्टर प्राइम टाइम लेकर हाजिर है। दोपहर के 1 बज चुके इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बात आज बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के दम पर सालों से फल फूल रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साम्राज्य पर शुवेंदु सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। जी हां, सही सुना आपने। शुवेंदु सरकार ने राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली नीति लागू कर दी है, जिसने सीमा पार बैठे घुसपैठ के आकाओं की नींदें फाख्ता कर दी हैं। अब तक बंगाल को अवैध घुसपैठ की खुली चारागाह समझने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक सरकार का हंटर चलना शुरू हो चुका है। घुसपैठियों को न सिर्फ ढूंढा जा रहा है, बल्कि उनके अवैध दस्तावेजों को डिलीट कर उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश भी मुकम्मल तरीके से हो रही है। राज्य के कई जिलों में होल्डिंग सेंटर बना दिए गए हैं, जो घुसपैठियों के लिए आखिरी पड़ाव साबित हो रहे हैं। शुवेंदु सरकार का वो एक्शन जिसने साबित कर दिया है कि बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बॉर्डर पार से डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश दशकों से चली आ रही थी दर्शकों, उस पर पहला और सबसे बड़ा सर्जिकल प्रहार हुआ है। बीजेपी से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, तो वहीं टीएमसी से राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति कह रही है। इस मुद्दे पर खास चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको ग्राफिक के जरिए दे देते हैं दर्शकों। अगले आधे घंटे लगातार मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से पश्चिम बंगाल में अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वो घुसपैठिए जो 15 साल से आराम फरमा रहे थे, अब वो एक्शन की वजह से डरे हुए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में जमकर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली जिले में जमकर बुलडोजर गरजा है। टीएमसी से जुड़े लोगों की इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा था, निर्माण कर रखा था, और ये बुलडोजर एक्शन देखिए किस तरीके से हर अवैध कंस्ट्रक्शन को बीजेपी सरकार का बुलडोजर धराशाही कर रहा है। जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं तस्वीर, जरा देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के शासन काल में जो आराम तलबी लग गई थी लोगों के हाथ, अब वो आराम तलबी जा रही है। सरकारी जमीनों पर जो बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं टीएमसी के जो सरकारी जमीनों पर ममता बनर्जी की शह पर कंस्ट्रक्शन कराकर अवैध तरीके से जीवन का आनंद ले रहे थे। कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, लीगल एक्शन शुरू हुआ कि भाई सरकारी जमीन को आपको खाली करनी पड़ेगी, सरकारी जमीन पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से टीएमसी के गूंज जो गुंडे थे उनके ऊपर अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये वही कंस्ट्रक्शन है जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था और ममता बनर्जी आंख मूंद कर सो रही थी, सब आनंदम था। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंगाल की आसनसोल से बड़ी खबर है, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। न्यू टाउन इलाका है जहां पर टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर से यह कार्रवाई की है। नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से टीएमसी का दफ्तर बना था। देखिए दर्शकों, सरकार जब हो, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब टीएमसी ही सत्ता में थी तो टीएमसी के जो लोग हैं सरकारी जमीन पर क्यों नहीं बनाएंगे ऑफिस। और अब देखिए सरकारी जमीन पर टीएमसी का जो दफ्तर बना हुआ था, अब उसको तोड़ा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। ये देखिए ये टीएमसी का दफ्तर है, काउंसिल ऑफ टीएमसी लिखा हुआ है, वार्ड नंबर 75। ये देखिए ये टीएमसी का दफ्तर था, सरकारी जमीन पर था, अब इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। दर्शकों देखिए कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या अंधेरगर्दी मची हुई थी कि सरकारी जमीनों पर, सरकारी जो जमीनें थी वहां पर दफ्तर बनाकर टीएमसी काम कर रही थी। और अब देखिए वहां पर जब कार्रवाई हुई है, वहां जब एक्शन हुआ है, तो हाहाकार मच गया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, टीएमसी में, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतने सालों से जो आनंद की प्रक्रिया चल रही थी वो आनंद अब उनसे छिन गया, क्योंकि सरकारी जमीन पर दफ्तर बनाकर आराम से काम चल रहा था। लेकिन सरकार बदली है तो कायदा और कानून भी बदलेगा। चलिए अब ग्राफिक्स पर आते हैं। दो तस्वीरें आपको पहले मैं दिखा देता हूं, मेरे प्रोड्यूसर सौरभ कह रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हुगली में बुलडोजर एक्शन हुआ है और आसनसोल में भी बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों पिछले 15 साल में जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमानी की थी, टीएमसी का दफ्तर सरकारी जमीन पर बन गया था। हम टैक्स पेयर के पैसे पर वहां पर पाड़ा क्लब चलते थे, 500,000 करोड़ रुपए सालाना ममता बनर्जी बांट दिया करती थी। हम टैक्स पेयर्स का पैसा, और वहां पर शराब पी जाती थी, कैरम खेला जाता था, और बड़ी बड़ी वहां टीवियां लगी थी जहां पर फुटबॉल मैच का आनंद लेते थे टीएमसी के विधायक, कार्यकर्ता और नेता। चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कैसे वहां पर डिटेंशन सेंटर बनने के बाद भगदड़ मच गई है घुसपैठियों में, सख्ती के बाद वहां क्या कुछ हो रहा है।
होल्डिंग सेंटर क्या है पहले यह समझिए दर्शकों, जिसकी वजह से अब खौफ में है तमाम घुसपैठिए। डिटेंशन सेंटर की तरह ये होल्डिंग सेंटर काम करते हैं। यहां पर घुसपैठियों को पकड़कर, जी हां, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को यहां पर पकड़कर रखा जाता है, उनको डिटेन कर यहां पर रखा जाता है, उनके कागज पत्तर चेक होते हैं। सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को भी देश वापसी तक यहां पर रखा जाता है कि भाई आप यहां पर रहिए, कागज पत्तर चेक कराइए और जहां से आए हैं आप भी अपने घर वापसी करिए। होल्डिंग सेंटर में किसी भी व्यक्ति को 30 दिनों तक रखने का प्रावधान है। 30 दिनों के बाद आपको उसे डिपोर्ट करना ही होता है। दस्तावेजों और नागरिकता का सत्यापन किया जाता है कि भाई आप किस राज्य के हैं, किस प्रभाग के हैं, किस देश के हैं, किस मुल्क के हैं, किस तरीके से आए हैं, कागज पत्तर दिखाइए, नहीं तो टाटा बाय बाय। पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत होती है। पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होता है। भाई कोई घुसपैठिया देश में घुस आएगा तो जज साहब से वारंट थोड़ी इशू कराएगा कोई, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके में यह होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। यहां पर अवैध प्रवासियों को पकड़कर 30 दिनों तक रखा जाएगा, उनका वेरिफिकेशन होगा। हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में ये तमाम महानुभाव रहेंगे जो कि घुसकर आए हैं बांग्लादेश से। रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, जो किडनैपर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। सिविल डिफेंस स्टाफ और सिविक वॉलंटियर्स की व्यवस्था वहां पर की गई। हजारों पुलिस कर्मियों की वहां तैनाती की गई है। ये तमाम पुलिसकर्मी इन होल्डिंग सेंटर्स की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई यहां से भाग ना जाए, क्योंकि अब हमने जब पकड़ा है तो उनको अलविदा उनके सरहद तक करके आना है, उनको उनके घर पहुंचाना है। लेकिन देखिए 15-20 दिन हुए शपथ ग्रहण के, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया वो सरकारी एजेंडे पर काम करने लगे, सरकारी कायदे कानून पर काम करने लगे। एक राज्य को बेहतर बनाने की जो सिविक प्रक्रिया है उस पर उनका फोकस था। घुसपैठ पर प्रहार कैसे हो रहा है, किन किन जिलों में, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि कहां कहां पर यह एक्शन हुआ है। देखिए बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर बना है, लाल गोला में होल्डिंग सेंटर बने हैं। हिरासत में 9 घुसपैठिए वहां पर बागबाड़ी में लिए गए हैं और यहां पर 3 घुसपैठियों को लाल गोला में पकड़ा गया है। मालदा और मुर्शिदाबाद में लगातार एक्शन हो रहा है और वहां पर देखिए किस तरह से ये जो एक्शन हो रहा है उसकी वजह से तमाम घुसपैठिए पकड़े गए। इसके अलावा मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, बागबाड़ी में भी होल्डिंग सेंटर बने हुए हैं। जी हाँ, बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर बने हुए हैं। वहां पर 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लालगोला में हिरासत में लिया गया है। इसी तरह से और जो इलाके हैं वहां पर भी होल्डिंग सेंटर्स बने हैं, वहां भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, घुसपैठ पर प्रहार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किस तरीके से हमने आपको बता दिया कहां कहां क्या हो रहा है। डिलीट, डिटेक्ट और रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है। फर्जी दस्तावेजों, आधार, पैन की जांच की जाती है। और आवाज, सौरभ कह रहे कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हावड़ा रेलवे स्टेशन सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और ये जो निगरानी बढ़ी इसलिए बढ़ी है ताकि वहां पर जो घुसपैठिए उनको पकड़ा जा सके। संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़कर उनको वापस भेजा जा रहा है, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही ताकि यहां पर रहकर वो उपद्रव न मचाएं। कानूनी प्रक्रिया के बाद घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है और बाकायदा उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद उसे डिपोर्ट करते। सीमा सुरक्षा जो है उसको भी पुख्ता किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। बंगाल बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहां पर सीलिंग शुरू हो गई है। 27 किलोमीटर की जमीन पर बीएसएफ को जो दिया गया वहां पर फेंसिंग शुरू हो गई है और करीब 120 एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर फेंसिंग का काम शुरू होगा। जमीन जो केंद्र ने सौंपी है बीएसएफ को, बीएसएफ वहां पर काम कर रही है। अवैध संपत्तियों पर भी एक्शन हुआ दर्शकों, वो कैसे हुआ वो आपको मैं बता देता हूं। अवैध संपत्ति पर, सरकारी जमीनों पर, जैसे कि बुलडोजर कार्रवाई में आपको दिखा रहा था कि वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वहां पर जो अवैध संपत्तियां थी उनको गिराया गया है। घुसपैठियों की कब्जाई गई जमीनों पर भी बुलडोजर चल रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी सरकारी जमीनें हैं वो मुक्त हो जाएं और उनका काम सिविल बॉडीज के लिए हो। हावड़ा, कोलकाता, नंदीग्राम कई जगह ऐसी थी जहां पर एक्शन हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि ये डिलीट और डिटेक्ट का मतलब क्या होता है। लेकिन समझिए ये एक्शन बहुत जरूरी था क्योंकि 15 साल से जिस तरह से पूरे प्रदेश को भंगाड़ बना दिया गया था, अब उसकी सफाई तो बहुत जरूरी है क्योंकि जो खरपतवार होते हैं जब तक उनको साफ नहीं किया जाएगा तब तक प्रदेश विकसित नहीं हो पाएगा। घुसपैठ का डंकी रूट भी है, डंकी रूट जहां पर आपको कागज पत्तर की जरूरत नहीं पड़ती, आप चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाते हैं और अपने मंसूबे में लग जाते हैं। जी हां, देखिए घुसपैठ पर लगाम। कुल सीमा 2216 किलोमीटर की कुल सीमा है जो बंगाल और पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को जोड़ती है। घुसपैठ पर लगाम के लिए इस सीमा को बंद करना पड़ेगा। जी हां, तारबंदी अभी भी बाकी है, करीब 569 किलोमीटर की बारबंदी भी बाकी है, फेंसिंग होनी बाकी है। जमीन केंद्र ने दे दी है, बीएसएफ वहां काम में लगी हुई है। फेंसिंग संभव नहीं है 113 किलोमीटर क्योंकि वहां पर दलदल है, कीचड़ है, नाले हैं, लेकिन वहां पर भी जल्दी से काम शुरू होने वाला है। और करीब 456 किलोमीटर ऐसा एरिया है जहां पर बाड़बंदी अब शुरू हो गई है, वहां पर काम शुरू हो गया। लेकिन ये डंकी रूट इसलिए भी है कि नदी नाले के जरिए
वहां पर घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर संभव नहीं है क्योंकि वहां पर दलदल है, वहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती, वहां सीमेंटिंग नहीं हो सकती, वहां रॉड्स नहीं लग सकते। लेकिन सरकार वहां के लिए भी इंफ्रारेड तकनीक के जरिए वहां पर भी डिजिटल बाड़बंदी करने जा रही है ताकि वहां से कोई निकल ना पाए। जी हाँ, तो बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से जो लोग दाखिल हो गए थे उनका अब सफाया हो रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी आपको पीछे दिखाई देंगी अभी, किस तरह से वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई की वजह से जो घुसपैठिए हैं वो बिल्कुल बौरा गए, क्योंकि वहां पर क्या है कि सरकार सबको डिटेन कर रही है, सबके कागज पत्तर चेक किए जा रहे हैं, और कागज पत्तर चेक करने के बाद जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उन सबको वापस भेजा जा रहा है। 1 महीने तक जो होल्डिंग सेंटर है वहां पर रखा जाएगा और वहां पर उनके कागज पत्तर चेक किए जाएंगे। जो अवैध लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर कच्चे नोट का कारोबार होता है, नकली नोट का कारोबार होता है, ड्रग्स का कारोबार होता है, प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड लेबर का कारोबार होता है। और इसीलिए बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आना चाहते हैं और यहां पर आकर वो यहां पर जो केओस है वो क्रिएट करना चाहते हैं। कुशल पांडे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो उनका पक्ष में सुनूंगा। इसके अलावा राजेश भार्गव साहब आईजी हैं, बीएसएफ के पूर्व आईजी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जावेद अहमद मेरे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे। सबसे पहले कुशल पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी 15-20 दिन हुए हैं सरकार को शपथ ग्रहण किए हुए, लेकिन जो केओस, जो भगदड़ मची हुई है घुसपैठियों में, इससे ये लगता है कि 15 साल तक जो आराम हो रहा था, जो आनंद चल रहा था, वो आनंद अब खत्म हो गया है। देखिए, 17 सालों से लगातार जो तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही चल रही थी पश्चिम बंगाल में, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ इनलीगल कामों पर रुकी हुई थी, बची हुई थी। इनलीगल काम नहीं तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, तोलाबाज नहीं तो तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं, पैसा अगर आप नहीं उठा पा रहे तो आप तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं। तो इस पर जो बुलडोजर चल रहा है, तो तकलीफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हो रहा है, उन गुंडों को हो रहा है जो गुंडे कल तक रिवॉल्वर चलाते थे। रिवॉल्वर चलाते हुए वो घर से तृणमूल कांग्रेस के नेता के साथ में आम जनता को परेशान करते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को परेशान करते थे, जो करते थे। तो उनको आप देखे होंगे जिस तरह से पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके ले जा रही है। इलीगल अवैध कंस्ट्रक्शनों पर बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो उन लोगों को तकलीफ तो होगा और उन लोगों को तकलीफ होना जायज है। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल में नहीं रहेंगे, घुसपैठी बंद होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। जो अवैध तरीके से जो जगह कब्जा किया गया है, उस जगह को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार उस जगह को जिसका है उसके अधिकार को ले जाकर के उनके पास में सौंपेगी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा काम है। बिल्कुल कुशल। कुशल, एक बात ये भी है कि केंद्र सरकार पिछले 10 साल से मांग कर रही थी, 15 साल से टीएमसी से, कि भाई बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं। लेकिन मूक बनकर टीएमसी बैठी रही, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान, तमाम ड्रग पैडलर्स, तमाम क्रिमिनल्स और नकली नोट का कारोबार करने वाले लोग पहुंचे, जिसकी वजह से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। जी, देखिए, मैं उसी पे बताऊंगा कि जिस तरह से अच्छा एसआईआर जो हुआ था, एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों था? इसीलिए तो तकलीफ था ना, क्योंकि उनके लोगों का नाम काट दिया गया था, जो रोहिंग्या थे, जो बांग्लादेशी थे, जिसके पर वो चुनाव जीतते हुए आ रही थी, चुनाव जीत पा रही थी, उनके नामों को काट दिया गया। और सॉरी, आपने पहले एक क्वेश्चन किया था छोटा सा, प्लीज थोड़ा सा एक बार रिपीट कीजिए। जी, मेरे साथ राजेश भार्गव जी हैं, फॉर्मर आईजी हैं बीएसएफ के। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया भार्गव सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, पश्चिम बंगाल में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी बॉर्डर फेंसिंग है वहां पर, क्योंकि वहां पर नाले हैं, कीचड़ हैं, नदियां हैं और मिट्टी बहुत दलदली है, तो वहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती। लेकिन सर, पिछले 15 साल से केंद्र सरकार लगातार जमीनों की मांग कर रही थी, टीएमसी जमीन उपलब्ध करा नहीं रही थी। ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशियल है सर फेंसिंग करना, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, अभी बॉर्डर का एरिया 2 तरह का है। एक तो वो जगह जहां पर की फेंसिंग पॉसिबल है, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर की फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि या तो वहां पे मार्शी लैंड है, या पहाड़ी की बहुत स्टीप क्लाइंब है जिसके ऊपर फेंसिंग नहीं हो सकती, या देखिए बॉर्डर के ऊपर कई नदी चलती हैं जिसका हम
सेंटर ऑफ द मेन स्ट्रीम में बॉर्डर मानते हैं, तो वहां भी फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी जगह और दूसरे साइड में, हेलो सर सुन पा रहा हूं आपको सर, बताएं बताएं सर। वहां भी फेंसिंग नहीं हो सकती, तो उस जगह पर हमको दूसरे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। और वो अरेंजमेंट इस तरह से है, जैसे नदी के बीच में है, तो नदी के बीच में हम लोग फ्लोटिंग बीओपी रखते हैं, यानी एक बड़ी फ्लोटिंग बीओपी होती है, उसमें छोटी छोटी नावें होती हैं, जिससे कि पेट्रोलिंग के लिए जवान हमारे बाहर निकल के जाते हैं और नदी के बीच में पेट्रोलिंग करते हैं। जहाँ पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, मार्शी इलाका है, वहां उस इलाके से अपनी साइड में जो भी सबसे नजदीक जगह होती है, वहां पर वो अपनी चौकी बनाते हैं और वहां से पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन ये सारी जगह ऐसी है जहां पर से इनको घुसपैठ करना बहुत आसान होता है। जहां पर फेंसिंग है वहां तो उनके सामने एक ऑब्स्टेकल है जिसको उन्होंने क्रॉस करना है, चाहे वो काट के करें या ऊपर से जाके करें, और वहां पर पकड़े जाने के, रोके जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आमतौर पर ये जो बांग्लादेशी आते थे उस जगह से आते, जहां पर फेंसिंग नहीं थी तो वहां तो नहीं थी, तो वहां पर कभी भी रात के समय किसी भी बहाने से घुस आते थे। लेकिन अभी जब सब जगह फेंसिंग हो जाएगी, उन इलाकों को छोड़ करके जिनको कि हम नॉन फीजिबल एरिया कहते हैं फेंसिंग के हिसाब से, वहां से घुसपैठ होने के चांस ऑलराइट भार्गव सर, आपका नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आप दोबारा आपको करेक्ट कर रहे हैं। जावेद अहमद मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जावेद साहब, पश्चिम बंगाल में पिछले 15-17 सालों से जो घुसपैठ चल रही थी, और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, बहुत सारे कायदे कानून परिवर्तित किए गए मुस्लिम समुदाय को प्लीज करने के लिए, और अब जो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समुदाय वो समझ गया है कि राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अगर आप टूल बनाएंगे किसी भी जाति धर्म को तो आपको उसका जवाब मिलेगा। लेकिन जावेद साहब, पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान आए और बांग्लादेश से वो दाखिल होते रहे, नकली नोट का कारोबार करते रहे, ड्रग पैडलिंग करते रहे, क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे, और जो असल मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल की थी, जावेद साहब, उनको मौका नहीं मिला, उनको उनकी नौकरियां कोई और खा गया, उनके हक का पैसा कोई और खा गया, उनके हक का अनाज कोई और खा गया। इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए, मुझे लगता है। क्या आपको क्या लगता है जावेद साहब? जावेद साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। जो मुद्दा है बहुत अहम है, और बीजेपी जब से सरकार में यूपीए के बाद जो एनडीए का रेजिम शुरू हुआ 2014 ऑनवर्ड जी, तो डिपोर्टेशन जो है, यानी बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी गति से है। अभी चुनाव में भी हमने देखा, आसाम और वेस्ट बंगाल के या पूरे देश में जो बात हो रहा था कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जो प्रयास है, तो आंकड़ों में आप देखेंगे तो 2014 से लेके और अब तक जो है आंकड़े सामने आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, और बीएसएफ की जो भूमिका भी उसमें दिखती है, जो पुशबैक मैकेनिज्म है। ये पूरी तौर से अगर आप देखेंगे तो ये भारत सरकार से संबंधित इशू है, और जो भी कार्रवाई किया भारत सरकार ने किया। चलिए, सरकार बांग्लादेश में जो भी रही हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में सरकार अगर टीएमसी की थी, लेकिन देश में सरकार एनडीए की है। ये अगर किसी तरह की अगर एनालिसिस करते हैं तो शक और शुबह की जो जो सुई है, या आप कह सकते हैं इशारा, ये जाता है एनडीए को ही। तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है कि सरकार की बहुत धीमी गति से बांग्लादेशी को डिपोर्ट करना। आप सुन के हैरत होगा कि हमारे मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री, जो इस बात में बहुत चर्चित हैं, वो कह रहे थे कि पुश बैक पॉलिसी होती है, यानी लोगों को पकड़ा और बॉर्डर पे छोड़ दिया, और इनकी शनाख्त भी नहीं हो पाती कि वेदर दीज पीपुल बिलोंग्स टू इंडियन सिटीजन और डाउटफुल सिटीजन, और बांग्लादेश से फिर वो वापस कर दिए जाते हैं। तो ये तो बांग्लादेशी हैं, आसामी हैं, की जुबान एक तरह की है, जो सेवन सिस्टर हिल्स हैं, कमोबेश इनकी भाषा एक तरह की होती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि इनके पास बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये 20 साल से कोई काम नहीं हुआ है तो जो वादे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये एक नेशनल इशू है और इस पे गंभीरता से स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर ये कहना कि ये मामला टीएमसी की वजह से नहीं हो रहा था, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है।
इसे पॉलिटिकली करेक्ट करना चाहिए। ये मामला भारत सरकार से आप बैठे हुए 12 साल हो गया और आंकड़े देखिए 2025 में 2300 लोगों का हुआ है लगभग, 2019-2022 में 14,000 लोगों का हुआ है, 2014-2016 में लगभग 1750 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो ये पूरी तरह से यूपीए सरकार में इसकी संख्या तादाद ज्यादा। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण या जो भी आप शब्द या नैरेटिव कहते हैं, इसमें सरकार की उदासीन रवैया है और इसका क्लियर मैसेज न होने से ये बात नहीं होती है। तो इनकी बात नैरेटिव जो है वो अगेंस्ट एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में अब इनको मौका मिला है, ये सब कुछ करें जो इनको करना है और इनका करने का जो इनका मकसद है, जो मैंडेट मिला है, ये इंश्योर करें लोगों की स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, लोगों की सिक्योरिटी। अब जो चुनौती है वो बहुत करीब है, सामने है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को उस पर गंभीर होना चाहिए। ऑलराइट जावेद जी, प्लीज स्टे विथ मी। कुशल, जावेद जी की बातों को आपने सुन लिया, कुछ कहना चाहेंगे इस? देखिए, कहना यही है कि जो 15 सालों से लगातार हमारे देश के गृह मंत्री 5 सालों में लगातार मुख्यमंत्री को 7 बार लेटर लिखे थे कि हमें बॉर्डर सुरक्षा के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, लेकिन हमारे शुभेंदु अधिकारी जी शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही वहां पर जमीन दे दिया गया है बॉर्डर सुरक्षा के लिए। तो जिस स्पीड से हमारे मुख्यमंत्री, बंगाल के नए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, बंगाल, विकसित बंगाल बहुत जल्द होकर के उभरेगा और घुसपैठिया बाहर जाएंगे। बांग्लादेश से लोगों का आना बंद होगा, जो बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं उनका भी पलायन होगा, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री रास्ते पर हमेशा रहती थी। मुख्यमंत्री कहती थी कि बंगाली बोलने वालों का भाजपा नाम कटवा रहे, चुनाव आयोग नाम काट रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं बोला था कि बंगाली में बांग्लादेशी भी बोलते हैं, बांग्लादेशी भी बांग्ला में बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्पष्ट नहीं कह रही थी कि बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा था। वो ये बांग्लादेशी और बंगाल के बंगालियों को दोनों को एक तराजू में तौल रही थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक आंख में सुरमा और एक आंख में एक काजल लगा के रखा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बंगाल के नए मुख्यमंत्री दोनों आंखों से बंगाल की हर एक जनता को देख रहे हैं और बंगाल का विकास के लिए वो तत्पर है कि बंगाल में विकास कैसे किया जाए, बंगाल में रोजगार कैसे लाया जाए, बंगाल में जो बेरोजगार युवा जो अन्य राज्यों में जाकर के अपने परिवारों को छोड़ करके नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बंगाल में वापस ला करके उनके परिवार के साथ कैसे रोका जाए और यहाँ पे रोजगार दिया जाए, उस पर 24 घंटा लगातार काम कर रहे हैं हमारे नए मुख्यमंत्री। ठीक है जावेद साहब, सरकार के लिए चैलेंजेस तो ज़रूर है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो 15 साल से भंगाड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया रही है पिछली सरकारों में, उसको ठीक करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक जावेद साहब, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आनंद ले रहे थे, क्योंकि अभी इलेक्शन के दौरान हम लोगों ने बहुत इंटेंसिव कवरेज की इंडिया न्यूज़ ने, जब बंगाल में इलेक्शन थे तो हम लोगों ने देखा वहाँ के लोकल मुस्लिम्स ये कह रहे थे कि भाईजान हमारे आसपास में हजारों की तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से इस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, वो 7 साल 8 साल 5 साल पहले आके वहाँ पर बस गए हैं। और जब उनसे बात होती है तो उनकी जो ज़बान है, देखिए बंगाली 2 तरह की है जावेद साहब, अगर आपको जानकारी है या नहीं मैं बता दूं, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बोली जाती है बंगाली वो डिफरेंट है, और जो ओल्ड कोलकाता न्यू कोलकाता की जो बंगाली है, वर्धमान की जो बंगाली, दैट्स डिफरेंट। तो वहाँ के जो लोकल मुस्लिम थे वो ये कहते हैं कि ये जो बंगाली बोलते हैं, ये जो बांग्ला यूज़ करते हैं दादा, ये हमारी नहीं है। तो वो अपने आप समझ में आता था कि वो लोग डिप्लॉयड है, माइग्रेटेड है, जिनको जबरन बसाया गया और उनका आधार कार्ड नकली, ड्राइविंग लाइसेंस नकली। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनल मैटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट आई नो। लेकिन अगर राज्य सरकार खुला हाथ ऐसे फैला देगी लोगों के लिए, तो केंद्र सरकार के लिए इतना पॉसिबल तो नहीं है। और हर वहां पर टोपी पहनने वाला, दाढ़ी वाला हर मुसलमान तो बांग्लादेशी नहीं हो सकता, या हर मुसलमान भाई पर हम शक नहीं कर सकते। तो जो भाषा थी, भाषा से पकड़ में आता था कि ये लोकल बंगाली यहाँ के नहीं, ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, जो बंगाल में आराम से 15, 17, 18 सालों से रह रहे थे और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे। सिंह साहब, ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, तो आपको अगर प्रस्तुत करने पर समझ में आता है या उसको विजुलाइज करिए कि जो आसाम सरकार है, सिमिलर नैरेटिव पे उसने अपने काम को शुरू किया, और वो आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि 1,60,000 लगभग फॉरेनर डिक्लेयर हुए 2017 से लेकर 2023 में, इसमें 26 डिपोर्ट हुए और 676 फैमिली जो थी ये नो मैन लैंड में। तो ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार तो कहती है कि लगता है कि वो उसका काम अहम काम है, और ये पूरी देश की नहीं पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है, अगर हम उसको लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखें
कि जो शरणार्थी होते हैं वो घुसपैठिए जो आप कहते हैं, उसका धर्म नहीं होता है, वो आता है और वो उसके आने के तरीकेकार इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिनको सीमा सुरक्षा बल है, जो एसएसपीएल है, इनको अतिरिक्त अधिकार है जो स्टेट गवर्नमेंट से इनको बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, जरूर ये बात है कि क्या आपकी इच्छा शक्ति है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाषा, डेमोग्राफी, ये कलर, इस सब चीजों पहचानी जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो लॉ है, जो इंटरनेशनल जो रूल्स है, जो कहते हैं ह्यूमन राइट्स के कहते हैं कि आपको उनको बिल्कुल नियम संपत्ति ही आपको रिपोर्ट करना है। उसमें सरकार न कहीं वो आंकड़े दर्शाते हैं कि 2014 के पहले देखेंगे, 2001 से अगर देखा जाए तो वो इंक्रीजिंग आंकड़े हैं। वो वाजपेयी जी की रही हो या यूपीए की रही हो 2 बार, या 2014 से देखेंगे स्लो डाउन हुआ है। तो क्या ये चुनावी मुद्दा हकीकत में बदलेगा? जरूर ये देखने की बात है, और सरकार जिस तरह से तत्परता दिखा रही है उसके मुद्दे सब वही हैं इंसान जो वो चुनाव में कह रही थी। लेकिन जब चुनाव सरकारें जीत लेती हैं तो बैठ के देखती हैं कि हमारे रोड मैप क्या है, व्हाट शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन 5 मंथ 6 मंथ। वो अभी प्लान आया नहीं मुख्यमंत्री जी का, कि जो एक्सपेक्ट कर रहा था पूरा देश कि सुरेंद्र जी के आने के बाद एक रोड मैप आएगा वेस्ट बंगाल का, और जिसमें विकास की तमाम वादे जो हैं प्रदर्शित होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा इस सरकार को वो सब आंकड़े इकट्ठा करने में और प्लान करने में, जिसका इंतजार है देश को। जावेद साहब, क्या कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी में कितना डैमेज हुआ है। कुशल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, वक्त मेरे पास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इनसाइट ऑफ योर्स। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका जंग को लेकर, किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई हमले किए हैं। पूरे अपडेट के साथ